अनुवाद और हिंदी, इस विषय पर श्रृंखला के अंतर्गत हम आपका अभिवादन और अभिनंदन करते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय अनूदित साहित्य, यानी भारतीय भाषाओं में या भारतीय भाषाओं से जो अनुवाद हुए हैं, विदेशी भाषाओं से हिंदी में या भारतीय भाषाओं में जो अनुवाद हुए हैं, उसकी एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा विद्यमान है। अनुवाद का प्रयोजन साहित्यिक और साहित्येतर विधाओं के अनुवाद का एक विशेष उद्देश्य भी होता है। समरसता की दृष्टि से, समभाव की दृष्टि से, सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, विचारधाराओं, परंपराओं के आदान प्रदान की दृष्टि से अनुवाद की भूमिका अतुल्य है, अनुपम है और विलक्षण है। अनुवाद ने और अनुवादकों ने पूरे देश को और किसी सीमा तक पूरे विश्व को जोड़ने का, एक सूत्र में बांधने का काम किया है। इसीलिए कोई क्षेत्र, कोई अनुशासन ऐसा नहीं है जो अनुवाद से अछूता है। सभी अलग अलग विधाओं, अलग अलग दिशाओं, क्षेत्रों, अनुशासनों में कार्य करने वाले लोग ये चाहते हैं कि उनकी रचना का, उनकी शोध का, उनकी सृजनात्मकता का अनुवाद हो और वो विश्व की अधिक से अधिक भाषाओं में अनूदित हो, ताकि उसका पठन पाठन यह बढ़े, उसकी स्वीकृति बढ़े और उससे विश्व उपकृत हो, लाभान्वित हो। इसलिए हिंदी में और हिंदी से अनुवाद के लिए यदि हम साहित्यिक विधाओं पर विचार करें, दृष्टि डालें, तो कविता का अनुवाद तो प्रचुर मात्रा में हुआ ही है और अभी भी हो रहा है। काव्य रचनाएं, प्रबंध हों या मुक्तक हों, महाकाव्य हों या चंपू काव्य हों, इन सब की एक सुदीर्घ सशक्त अनुवाद परंपरा विद्यमान है। संस्कृत से हिंदी में, हिंदी से संस्कृत में भी प्रचुर मात्रा में अनुवाद हुए हैं और संस्कृत की नाट्य रचनाएं, कथात्मक रचनाएं, नीति साहित्य, धर्म साहित्य, अध्यात्म, भक्ति, प्रेम, योग, इन सब में तो अनुवाद की परंपरा विद्यमान है ही। खगोल शास्त्र, युद्ध शास्त्र, इन सब में भी हम देख सकते हैं। विज्ञान की रचनाएं, चिकित्सा के क्षेत्र की रचनाएं, इनके अनुवाद भी हुए हैं। इसलिए परस्पर भारतीय भाषाओं से अनुवाद की यह परंपरा साहित्य और साहित्येतर क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बंगला भाषा से अनुवाद हों, मराठी से हों, गुजराती से हों, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ से हों, डोगरी भाषा से हों, पंजाबी से हों और पहाड़ की भाषाओं से हों, राजस्थान से हों, तमाम ऐसी भारतीय भाषाओं के पास सुदीर्घ परंपरा है, सशक्त परंपरा है, कालजयी रचनाएं हैं, कालजयी रचनाकार हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, दार्शनिक हैं। भक्तिपरक रचनाओं का एक सुदीर्घ इतिहास और परंपरा है। इन सब को देखें। और जहाँ तक कथात्मक रचनाएं हैं, लघु कथा, कहानी, उपन्यास, नाट्य रचनाएं, एकांकी नाटक, ये तो हैं ही। संस्मरणों के अनुवाद हुए हैं, रेखा चित्रों के अनुवाद हुए हैं, आत्मकथाओं के अनुवाद की तो एक सुदीर्घ परंपरा विद्यमान है। जीवनियों के अनुवाद हुए हैं, ताकि
अन्य भाषा भाषी लोग भी ऐसी रचनाओं को, ऐसे लोक नायकों को, ऐसे मार्ग प्रशस्त करने वाले विचारकों, चिंतकों, राजनीतिज्ञों, धर्माचार्यों, इनकी जीवनी को पढ़ सकें, उनसे प्रेरित हो सकें और ये लाभ अधिक से अधिक भाषाओं के पाठकों तक, भाषाओं के प्रयोक्ताओं तक पहुंच सके। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि हिंदी में अनूदित साहित्य हो या हिंदी से अनूदित साहित्य हो, भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो या भारतीय भाषाओं से अनुवाद हो, ऐसे ही पाश्चात्य या विदेशी या यूरोप की अनेक भाषाओं से अनुवाद हो और हिंदी से, संस्कृत से या भारतीय भाषाओं से उन भाषाओं में अनुवाद हो। इसलिए देशी और विदेशी भाषाओं में अनुवाद की इस परंपरा ने निश्चित रूप से भाषा की दुनिया को, भाषा के जगत को, साहित्य के जगत को, विचार के जगत को, चिंतन के जगत को बहुत समृद्ध किया है, संपन्न किया है। अगर आत्मकथात्मक रचनाओं की बात करें तो अनेक प्रकार की आत्मकथाएं हमारे यहाँ लिखी गई हैं, लिखी जाती रही हैं। राष्ट्र नायकों की आत्मकथाएं देखें, धर्म नायकों की आत्मकथाएं देखें, दार्शनिकों की आत्मकथाएं देखें, राजनेताओं की आत्मकथाएं देखें, स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मकथाएं देखें, बड़े बड़े साहित्यकारों की आत्मकथाएं, इन सब में न जाने कितने प्रेरक बिंदु, प्रेरक तत्व हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए जहाँ तक आत्मकथा का प्रश्न है, बहुत से अनुकरणीय व्यक्तित्व हैं जिनमें सर्वप्रथम हमारी दृष्टि महर्षि दयानंद पर जाती है। आर्य समाज में जिनकी भूमिका उल्लेखनीय है, दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई आत्मकथा ये केवल हिंदी में ही लोकप्रिय नहीं हुई, अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद हुआ और हम जानते हैं कि भारत की अनेक भाषाओं में महर्षि दयानंद सरस्वती को बड़े समादृत भाव से पढ़ा जाता है, उनके सिद्धांतों का अनुकरण किया जाता है। हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से उर्दू और उर्दू से हिंदी, यानी अनुवाद की ये जो प्रणाली है, परंपरा है, परिपाटी है, ये स्वाभाविक है कि एक भाषा से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में और इस तरह पूरे देश की भाषाओं में, दुनिया की भाषाओं में अनुवाद का ये क्रम जारी रहता है और इसी से फिर उन व्यक्तियों के, उन आदर्शों के, सिद्धांतों का अनुपालन होता है, प्रचार प्रसार होता है। धर्म की बहुत सारी रचनाओं को हम इस तरह से देख सकते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई आत्मकथा जो वास्तव में मार्ग प्रशस्त करती है, प्रेरक बनती है, उनके सिद्धांतों से समाज उपकृत होता है, ऐसी आत्मकथा पहले हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से उर्दू, उर्दू से फिर हिंदी, इस तरह से एक अनुवाद की आत्मकथात्मक परंपरा मिलती है। 1904 में उर्दू से हिंदी में मुंशी दयाराम द्वारा अनुदित और 1912 में देवेंद्र मुखोपाध्याय द्वारा अंग्रेजी से हिंदी में ये जो आत्मकथा है स्वामी दयानंद सरस्वती की, इसके अनुवाद और अनुवादकों का प्रदेय ये वास्तव में वंदनीय है, स्तुत्य है। 1915 में अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता विद्वान के.टी. वॉशिंगटन की आत्मकथा अप फ्रॉफ स्लेवरी का अनुवाद पंडित लक्ष्मी नारायण गर्गे ने आत्मोद्धार नाम से किया। अब ये जो आत्मोद्धार है ये भारतीयता को, हिंदी के पाठकों को ध्यान में रखकर रचना के शीर्षक का अनुवाद बदलने की परंपरा भी रही है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद दुर्लभ बंधु नाम से किया। हालांकि बहुत से लोगों ने शेक्सपियर की उस रचना का अनुवाद वेनिस के सौदागर नाम से भी किया,
लेकिन शीर्षक का अनुवाद करते हुए उसको मौलिक रूप से प्रस्तुत करना और कहीं तो उस रचना के पात्रों के नामों का अनुवाद करते हुए उनका भी भारतीयकरण ध्वनि साम्य के आधार पर किया जाता रहा है। इसलिए आत्मोद्धार नाम से जो आत्मकथा हिंदी में प्रचलित हुई, अब फ्रॉ ऑफ स्लेवरी के अनुवाद के रूप में, और इसका अनुवाद पहले अंग्रेजी से मराठी में हुआ। अब क्योंकि भारत में जो भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं और जो यूरोपीय परिवार की भाषाएं हैं, उनमें वैयाकरणिक दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से अंतर तो है। इसलिए भारोपीय परिवार की भाषा में अनुवाद तुलना में सहज होता है, सरल होता है, किंतु यूरोपीय परिवार से भी भाषा का हिंदी में या भारतीय भाषा में अनुवाद, इसकी परंपरा भी हमें मिलती है। इसलिए अंग्रेजी से मराठी में सर्वप्रथम अनुवाद हुआ, तदंतर मराठी से हिंदी में इसे अनुदित किया गया। और यही नहीं, देश के राष्ट्रपिता के रूप में जिनको हम जानते हैं, देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका निभाने वाले इस व्यक्तित्व को, जिसको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, इस रूप में महात्मा गांधी की आत्मकथा इस नाम से, वह मुख्य रूप से तो, मूल रूप से तो गुजराती में लिखी गई, क्योंकि गांधी जी गुजराती भाषी थे और उन्होंने अपना पूरा वाङ्मय जो मूलतः गुजराती में लिखा था, फिर उसका अनुवाद अंग्रेज़ी में हुआ, अंग्रेज़ी से हिंदी में हुआ, हिंदी से अन्य भारतीय भाषाओं में होता चला गया। हम गांधी संग्रहालय में, गांधी म्यूज़ियम में गांधी जी के समस्त वाङ्मय को, उनकी छोटी बड़ी रचनाओं को, उनकी आत्मकथा को अनेक भाषाओं में अनुदित रूप में देख सकते हैं। और बहुत सुंदर, बड़े सुपठ्य अनुवाद किए गए हैं। वो अनुवाद उसमें पुनरीक्षण की प्रणाली को अपनाते हुए, बार बार उन अनुवादों का मूल्यांकन करते हुए, समीक्षा करते हुए, संपादन करते हुए जिस प्रकार के अनुवाद हुए हैं, वो इतने सहज अनुवाद बन गए हैं कि लगता ही नहीं कि वो गुजराती की भाषा है, गुजराती से अंग्रेज़ी या मराठी भाषा की रचना है, मराठी से अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी से हिंदी में, हिंदी से फिर तमाम भारतीय भाषाओं में उनके अनुवाद होते चले गए। इसलिए हरिभाऊ उपाध्याय ने सत्य के प्रयोग सन 1972 में इस शीर्षक से, इसी गांधीयन लिटरेचर जिसको हम कहते हैं, गांधी जी की आत्मकथा, उसको सत्य के प्रयोग शीर्षक से अनुवाद किया। यहाँ भी हम देख सकते हैं आत्मकथा को सत्य के प्रयोग शीर्षक से, यानी शीर्षक बदल कर अनुवाद करने का एक उदाहरण मिलता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की आत्मकथा को सूरजमल जैन ने जीवन स्मृति नाम से अनुवाद किया। रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिनको गीतांजलि के कारण नोबेल प्राइज़ मिला। गीतांजलि एक विश्व की कालजयी रचना है, दुर्लभ रचना है, दार्शनिकता की दृष्टि से, कविता की दृष्टि से, अध्यात्म और भक्ति की दृष्टि से अगर हम तमाम भारतीय रचनाओं की चर्चा करें तो गीतांजलि का नाम उसमें उल्लेखनीय है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जब उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया और अंग्रेज़ी से फिर उसका अन्य संसार की भाषाओं में अनुवाद होता चला गया, तो ठाकुर के प्रदेय को नतमस्तक होकर स्वीकार किया गया, उपकृत अनुभव किया गया और उनकी आत्मकथा से न जाने कितने लोगों को प्रेरणा मिली। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर की आत्मकथा को सूरजमल जैन ने जीवन स्मृति नाम से अनुवाद किया। रविंद्र की आत्मकथा को धन्य कुमार जैन ने भी 1917 में मेरी आत्मकथा शीर्षक से पुनः अनुवाद करके प्रस्तुत किया। वहाँ मेरी आत्मकथा अर्थात रविन्द्रनाथ ठाकुर की आत्मकथा, इस शीर्षक से यह जो अनुदित रचना है, इसने भी अपनी पठनीयता बनाई बड़े स्तर पर। बहुत सारे लोग इस तरह की
रचनाओं से उपकृत हुए, उनका पठन पाठन हुआ, उनको पाठ्यक्रमों में निर्धारित किया गया। इस आत्मकथा के लेखक व्यापक अध्ययन, मनन, चिंतन, ज्ञान पिपासा, ज्ञानार्जन की ललक और रचना प्रक्रिया आदि इन अनेक संदर्भों से वो जुड़े और उन्होंने टैगोर की अध्ययनशीलता का, टैगोर के ज्ञानार्जन की परिपाटी और परंपरा का, उनके अध्ययन और अध्यावसायी होने का, उनके मनन चिंतन का, इन सब का विवेचन करते हुए इस रचना का अनुवाद किया। हिंदी में 3 विदेशी लेखकों, जिसमें टॉलस्टॉय जो कि एक चर्चित और बड़ा नाम है, गोर्की जिनका माँ उपन्यास बड़ा प्रसिद्ध हुआ, कैंसर की आत्मकथा, गोर्की और कैंसर की आत्मकथा काफ़ी लोकप्रिय रही। रूसी लेखक लेव टॉलस्टॉय की आत्मकथा ए कन्फेशन का अनुवाद उमराव सिंह ने किया। टॉलस्टॉय की आत्मकहानी इस शीर्षक से सन 1922 में हम देख सकते हैं कि रूसी भाषा के हिंदी में बड़े पॉपुलर, बड़े लोकप्रिय रचनाकार हैं टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय की कई रचनाओं का अनुवाद हमारे देश में हिंदी में, भारतीय भाषाओं में हुआ, उनका मंचन भी हुआ, उनकी अभिनयता की दृष्टि से लोकप्रियता भी बनती चली गई। इसलिए एक कन्फेशन का अनुवाद उमराव सिंह ने टॉलस्टॉय की आत्मकहानी के शीर्षक से 1922 में किया था। हम देख सकते हैं कि जब हम स्वतंत्र नहीं थे, अंग्रेज़ हम पर काबिज थे, तब भी हमने भारतीय और विदेशी भाषाओं के अनुवाद का यह सिलसिला, इसको अपने साहित्य की श्रृंखला से जोड़ रखा था। 1939 में राजाराम अग्रवाल ने भी मेरी आत्मकहानी शीर्षक से इसी का अनुवाद किया था। टॉलस्टॉय की आत्मकथा से उनके जीवन में आचरण की पवित्रता, इसका बोध हुआ, इसकी जानकारी मिली। लोकोपकार जैसे शाश्वत मूल्यों से पूरी दुनिया, पूरा विश्व और जिस जिस भाषा में उसका अनुवाद हुआ, उसके पाठक उपकृत हुए, लाभान्वित हुए उसके महत्व को, क्योंकि इसी तरह के जो राष्ट्र, लोक या संसार को आलोकित करते हैं अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कृत्यों से, उनसे हम सब उपकृत होते हैं और ऐसे मूल्यों की महत्ता से परिचित भी हो पाते हैं। बहुत से शाश्वत मूल्य जिसमें लोकोपकार है। तुलसीदास ने तो कहा ही, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो दूसरे का हित, लोक के नागरिकों का हित या उनका उपकार, ये वास्तव में एक मानव मूल्य भी है, शाश्वत मूल्य है और इसके महत्व से इस तरह की रचनाओं के अनुवाद से लोग अवगत होते हैं, परिचित होते हैं। मैक्सिम गोर्की की आत्मकथा मेरा बचपन 1929 में इस शीर्षक से अनुदित हुई थी। जर्मनी के प्रसिद्ध कैसर की आत्मकथा को पारसनाथ सिंह द्वारा कैसर की राम कहानी 1930 में ये प्रकाश में आई अनुवाद होकर, और इसी शीर्षक से कैसर की राम कहानी, ये इसमें एक रचना धर्मिता, एक क्रिएटिविटी, इसका बोध हम कर सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा माई स्टोरी, इसका अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने मेरी कहानी शीर्षक से किया। तो माई स्टोरी, मेरी कहानी, उसी तरह का अनुवाद सीधे सीधे जो मूल भाव को, मूल अर्थ को व्यक्त करने वाला अनुवाद, ये हम देख सकते हैं। इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा, जिसका गिरीश चंद्र जोशी ने अनुवाद किया, तरुण के स्वप्न शीर्षक से। हम जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के राष्ट्र नायकों में एक नायक माने जाते हैं। उन्होंने देश के लिए, देश की संस्कृति के लिए, देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा अवदान किया और युवाओं के लिए, तरुण अवस्था के नागरिकों के लिए उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया, जिन मूल्यों की स्थापना की, उन सब के प्रचार प्रसार की दृष्टि से गिरीश चंद्र जोशी ने इस उनकी आत्मकथा का अनुवाद किया। पाठकों को जीवन के कर्म क्षेत्र में कैसे अग्रसर होना चाहिए,
क्यों अग्रसर होना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए ये एक प्रेरक आत्मकथा बनी। शचीन्द्र नाथ सान्याल ने बंगला भाषा में लिखी गई आत्मकथा हिंदी में बंदी जीवन इस शीर्षक से, जो कि सन 1938 में अनुवाद होकर प्रकाश में आई थी। शचीन्द्र चंद्र सान्याल बहुत बड़े रचनाकार के रूप में बंगला भाषा में लोकप्रिय हैं। तो उनकी इस तरह हम देख सकते हैं कि व्यक्ति और व्यक्तित्व देश की किसी भी भाषा में अगर उल्लेखनीय है, अगर उसके अवदान को हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की आत्मकथा निश्चित रूप से लोकप्रियता अर्जित करती है। उनमें क्रांतिकारी आंदोलन के संघर्षपूर्ण और साहसिक कार्यों का जो जीवंत वर्णन है वो समस्त भाषाओं के, अन्य भाषाओं के पाठकों के लिए बड़ा प्रेरक बन जाता है। विदेशी लेखकों में F.R. वेस्ट की आत्मकथा कोल माइन टू पार्लियामेंट, इसका प्रताप नारायण चतुर्वेदी ने कोयले की खान से पार्लियामेंट तक यह अनुवाद 1932 में किया था। हम जानते हैं कि इस तरह के जो जमीन से उठने वाले, जो धरा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और जिन्होंने शिखर का संस्पर्श किया है, ऐसे लोगों के आत्मकथा और जीवनी से निश्चित रूप से समाज को लाभ होता है, उपकृत होता है। और अनुवाद ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, क्योंकि हर व्यक्ति हर भाषा का ज्ञाता नहीं होता, उसकी पठनीयता सभी भाषाओं में नहीं होती। यदि उसकी भाषा में इस तरह के मार्ग प्रशस्त करने वाले व्यक्तियों के कृतित्व का, उनके अवदान का परिचय मिल जाए तो इसका श्रेय अनुवाद और अनुवादक को ही जाता है। इसलिए 1932 में अनुदित यह रचना कोयले की खान से पार्लियामेंट तक ये बड़ी महत्वपूर्ण रचना बन गई। रूसी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिंदी में प्रकाशित ट्रॉटस्की की आत्मकथा, ट्रॉटस्की की जीवनी, यह भी 2 खंडों में यानी 2 भागों में अनुदित हुई, प्रकाशित हुई। प्रथम भाग यानी प्रथम खंड का अनुवाद रामदास गौड़ ने और दूसरे खंड का अनुवाद राजबल्लभ साहे ने किया। यह भी एक नया प्रयोग है। अगर एक ही रचना जिसके 2 खंड हैं, 2 भाग हैं और बृहत खंड हैं, तो एक अनुवादक भिन्न है जो प्रथम भाग, प्रथम खंड का अनुवाद कर रहे हैं, जिनका रामदास गौड़ ने किया, और दूसरा खंड उसका अनुवाद राजबल्लभ साहे ने किया। यह आत्मकथा लेखक के संघर्षपूर्ण जीवन, क्योंकि जीवन में बहुत से संघर्ष करने पड़ते हैं, उनका उल्लेख, उनका वर्णन, उनका विवरण, दूरदर्शी व्यक्तित्व, इससे अवगत कराने का उद्देश्य यह निरूपित करने के साथ साथ रूस की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, वहाँ की अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, इन सब का प्रभावी चित्रण इस तरह की रचनाओं में मिलता है। तो यह जो आत्मकथा है वास्तव में इस दृष्टि से उल्लेखनीय है क्योंकि 2 खंडों में अनुवाद हुआ और उसने रूसी परिवेश को, वहाँ की मानसिकता को, वहाँ की वैचारिकता को, वहाँ की परंपराओं को, वहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को, इनको चित्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्मनी के तानाशाह हिटलर की आत्मकथा को कृष्णचंद्र बेरी ने मेरा जीवन संग्राम नाम से अनुदित किया। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण की आत्मकथा को शालिग्राम ने सत्य की खोज नाम से अनुदित किया। हम जानते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्ण एक बड़ा व्यक्तित्व, एक बड़ा नाम भारतीय इतिहास के संदर्भ में, राजनीति के संदर्भ में हमें मिलता है। और उन्होंने जो आत्मकथा लिखी उसको शालिग्राम ने सत्य की खोज शीर्षक से अनुवाद किया। चेकोस्लोवाकिया के शहीद जूलियस फ्यूचिक की आत्मकथा का अनुवाद नेमीचंद जैन ने फांसी के तख्ते से शीर्षक से किया था। हम जानते हैं कि नेमीचंद जैन हिंदी आलोचना, हिंदी नाटक की दुनिया में एक बड़ा नाम है। उन्होंने सृजनात्मक अपने अवदान से, अपनी समीक्षात्मक दृष्टि से, अपने आलोचनात्मक प्रदेय से, अपने अनुवादकीय कार्य से और कृत्य से हम सबको उपकृत किया है। तो उन्होंने भी ये जो रचना है
जूलियस फ्यूचिक की आत्मकथा, इसका अनुवाद किया और शीर्षक रखा फांसी के तख्ते से। यानी कुल मिलाकर उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए जीवन में, इन सब का वृत्तांत हमें अनुवादित रचना से मिलता है। अमृत राय ने भी इसका अनुवाद इसी नाम से किया था। काका कालेलकर की आत्मकथा का अनुवाद खुशहाल सिंह चौहान ने स्मरण यात्रा के शीर्षक से 1953 में किया, जो बहुत पठनीय हुआ, बहुत पढ़ा गया। कालेलकर जी की आत्मकथा आत्मविश्लेषण, गांधीवादी चिंतन से उनका ओतप्रोत होना, प्रभावित होना। काका कालेलकर एक बड़ा नाम है भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीति में, भारतीय सामाजिक चिंतन में। उनकी आत्मकथा जब अनुदित हुई तो निश्चित रूप से अन्य भाषा भाषियों ने उससे उपकृत होकर, लाभान्वित होकर उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण किया। विनायक दामोदर सावरकर की आत्मकथा, इनके भी 2 अनुवाद हुए। पहला अनुवाद 1956 में काला पानी शीर्षक से हुआ और दूसरा अनुवाद आजन्म कारावास इस शीर्षक से हुआ। अंडमान का प्रिय प्रवास, यह उसका शीर्षक बना। तो 1969 में इस तरह से प्रकाशित ये 2 अनुवाद, 1956 में पहला अनुवाद प्रकाश में आया काला पानी नाम से, और दूसरा अनुवाद आजन्म कारावास अर्थात अंडमान का प्रिय प्रवास इस शीर्षक से 1969 में प्रकाश में आया। हम देख सकते हैं कि बहुत से नाम ऐसे हैं जिन्होंने देश को निश्चित रूप से सन्मार्ग की ओर अग्रसर करने में, मार्ग प्रशस्त करने में, आज़ादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें काका कालेलकर, विनायक दामोदर सावरकर, इन सब का नाम उल्लेखनीय है। तो मित्रों, ये जो अन्य अनेक विधाओं के अनुवाद की परंपरा है, उसी में हम देख सकते हैं कि आत्मकथात्मक अनुवाद, जो कि बहुत चुनौती भरा अनुवाद है, सहज और सरल अनुवाद नहीं है, क्योंकि आत्मकथात्मक अनेक संदर्भ और घटनाएं, उनको आत्मसात करना, उनको बोधगम्य करना, वहाँ तक पहुँचना, ये अनुवादक को परकाया प्रवेश की यात्रा से वहाँ तक पहुँचने में मदद करना, ये निश्चित रूप से उल्लेखनीय है, स्मरणीय है। इस विषय को हम यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।